गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें अभी तक हमने देखा कि कैसे जो स्लेवरी सिस्टम था वो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट ईस्टर्न यूपी और बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द जो ड्रायर पार्ट ऑफ द तमिलनाडु का था, वहां से लोग कैसे मूव कर रहे थे एज अ स्लेव के उसमें। क्योंकि इनके पास जो एम्प्लॉयमेंट था तो अब इस तरह से नहीं था कि वो यहाँ पर कर पाते। तो वो लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए मूव कर रहे थे। वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। बट ये सिलसिला चलता रहा। मोस्ट ऑफ द मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना जैसे आइलैंड्स पे थे, फिजी आइलैंड पे भेजे जाते थे यहाँ से। वहाँ पर शुगर केन, अफीम एंड टी प्रोडक्ट्स लाइक कॉफ़ी अदर, है ना। तो इनके प्रोडक्शन के लिए उनको वहाँ पर लगाया जाता था। माइनिंग के लिए, रेलवे, अदर कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे थे न्यूली, है ना, तो उनमें इन लोगों को लगा दिया जाता था। अब इसी के साथ क्या हुआ, हमने जब वो पढ़ रहे थे भारत के बारे में, भारत में राष्ट्रवाद, तो उस समय नेशनलिज्म इन इंडिया के ट्यूरिंग 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के मिड में एक डिकेड आया जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियन को शामिल किया गया, जो एज अ इंडियन ब्रिटिश आर्मी के नाम से जाना जाता था। दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ यूरोपियन से। यूरोप से स्टार्ट हुआ तो यूरोपियन मानते थे, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं फिर बताते हैं कि यूरोपियन का जो मानना था कि ये मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन जो डे होता है यानी 25 दिसंबर तक ये ओवर हो जाएगा। स्टार्ट कब हुआ था? अगस्त में। तो लोगों को मानना था कि उस तक ये हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो वॉर था वो वॉर चला मोस्ट ऑफ द 4 ईयर, है ना। जो वॉर था वो 4 ईयर तक चलता रहा। तो इस तरह से आपको देखने को वहां मिलेगा काफी सारा आपको इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज, एक कैटास्ट्रॉफ चेंज मिलेगा। और अदर जो है कैटास्ट्रॉफिक वॉर के चेंजेस मिलेंगे आपको, यानी भारी मात्रा में। चाहे पॉलिटिकल चेंज हो, इकोनॉमिकल चेंज हो, ह्यूमन इकोलॉजी की बात करते हैं या इकोलॉजी सोशियो इकोलॉजी की बात करते हैं, उसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज हुई वहां पर। तो ये सब चला, ठीक है। जो वॉर था, ये वॉर जो लड़ा गया, वॉर टाइम, ये बीच में वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इसका अलग अलग है, ठीक है। तो अब युद्धकालीन जो वॉर टाइम का जो युद्धकालीन रूपांतरण था कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्म हुआ, तो ये युद्ध जो था वो दो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, ठीक। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछ लेता है, एमसीक्यू में वैसे भी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ब्लॉक्स में युद्ध लड़ा गया। फर्स्ट था एलिस पार्टी जो थे एक साइड में, और सेकंड साइड माना जाता था, जो अपोजिट साइड था वो सेंट्रल था, सेंट्रल पावर, है ना। यहाँ पर इमेज नहीं डाल पाया हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, तो एक जो मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ सेंट्रल राष्ट्र हुआ करता था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और बाद में इसको यूएसए ने ज्वाइन किया।
तो मेन मानो तो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। सेंट्रल पावर में हो गए आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ठीक है, तो ये वार स्टार्ट हुआ अगस्त 1914 एंड गवर्नमेंट ने सोचा था कि ये ओवर हो जाएगा क्रिश्चियन तक, जो क्रिश्चियन डे आएगा या बर्थ ऑफ क्रिश्चियन के उस पर ओवर हो जाएगा 25 दिसंबर तक। ठीक है, ये दिसंबर मानते थे ओवर हो जाएगा 3-4 मंथ में, बट ये चला 4 ईयर तक। बट फाइटिंग इन्वॉल्व, इसमें फाइटिंग जो थी लीडिंग द इंडस्ट्रियल नेशंस, जितने भी औद्योगिक राष्ट्र मोस्ट ऑफ द थे उस टाइम के, आप चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, यूएसए, इन सबको ले लो। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया जो नेशंस थे वो लड़ रहे थे इस वार में, लीड कर रहे थे। अब लीड तो इंडस्ट्रियल कर रहे थे, बट कॉलोनियल जो इनके स्टेट हुआ करते थे, लाइक दैट इंडिया की बात करें तो इंडिया से उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोगों को उसमें ज्वाइन कराया गया जबरदस्ती। आपको भेजना है तो भेजना है 1% ऑफ द हाउस, है ना, पर हाउस के अकॉर्डिंग उनको भेजना था। साथ में जो कॉलोनियल स्टेट हुआ करते थे उन पे टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे, हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे, क्योंकि वॉर का जो खर्चा था वो हैवी था। ठीक, द हरास्ड वास्ट पावर मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड कॉन्फ्लिक्ट, ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शंस एंड देयर एनिमीज की बात की जा रही थी। जो वहाँ के डिस्ट्रक्शंस और बहुत सारे भीषण उसमें कि शत्रुओं को हम ये कर देंगे, नस्तो नाबूद कर देंगे उनको हम एक शक्ति के रूप में, ये सब चीज़ें हो रही थी। और इस हिसाब से क्या हुआ ना कि बेहिसाब जो एक साथ एक दूसरे की शक्तियां दो ग्रुप में बट गई, जितने भी राष्ट्र थे सभी। तो इससे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो वो इंडस्ट्रियल वॉर कहलाया, और इसमें मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स और मैसिव स्केल पर यूज किए गए, उन्हें हाई मात्रा में यूज किए गए। और इन प्रोडक्ट को जो है इंक्रीजली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के उस पर होने लगे। फाइट द वॉर, मिलियंस ऑफ द सोल्जर्स हैड द रिक्रूट फॉर अराउंड द वर्ल्ड एंड मूव टू द फ्रंट लाइन अ लार्ज शिप एंड ट्रेन्स। लार्ज शिप और ट्रेन से इनको फ्रंट लाइन पे भेजा जाने लगा जहाँ पर वॉर चल रहे थे। और मोस्ट ऑफ द, मैंने क्या बताया, जितने भी इनके कॉलोनियल स्टेट हुआ करते थे वहाँ से सोल्जर्स को हायर किया गया, मतलब लाया गया। इसमें 9 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, डेड हुए थे, एंड 20 मिलियन पीपल्स वर इंजर्ड, है ना। द अनथिंकेबल बिफोर इंडस्ट्रियल एज, ठीक है, एंड विदाउट यूज ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्म्स, मोस्ट ऑफ किल्ड वर मेन ऑफ वर्किंग एज। ज़्यादातर जो लोग मारे गए थे, क्योंकि आर्मी में हम वर्किंग एज की बात करें अगर, तो 18 ही स्टार्ट हो जाती है और 15 या 45 तक चलती रहती है। ठीक, अगर हम दूसरे हिसाब से बात करें जो उसमें, तो 25 to 50 मान लो आप, है ना। तो ये एज डायरेक्ट आपकी मानी जाती है वर्किंग पीपल्स के अकॉर्डिंग। अब इस एज के आर्मी में इसी एज के लोग इंक्लूड किए आते हैं, तो वो तो समाप्त हो गई। अब क्या हुआ, ये डेथ्स आर इंजरीज रेड्यूस एबल बॉडीज वर्कफोर्स इन द यूरोप। अब इससे हुआ क्या, यूरोप में जो इंडस्ट्रीज चल रही थी या कॉलोनी जो स्टेट हुआ करते थे यूरोपियंस के, वहाँ पर भी इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो डायड हुए थे वो हुए थे वर्किंग क्लास के एज ग्रुप के। तो अब इसमें जो वर्कफोर्स था वो कम होने लगा, जो मैनफोर्स हुआ करता था वो कम होने लगा। तो इंडस्ट्री धीरे धीरे से सेटअप होने वाली कंडीशन में आने लगी। वो लीड टू द स्नैपिंग्स ऑफ इकोनॉमिक लिंक बिटवीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स वर नाउ फाइटिंग ईच अदर्स टू पे फॉर देम, है ना।
तो इस तरह से क्या हुआ, जो लोग मारे जाने लगे, जिन डाइड, और जो घायल लोग थे ज़्यादातर कामकाजी उम्र के हुआ करते थे, वर्किंग क्लास के हुआ करते थे। और इस जो जो ड्रास्टिक जो चेंज आने वाला था, यानी जो ये डिजास्टर टाइप का जो युद्ध में इतने लोग मारे गए, उसमें से एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला था, जो महाविनाश के कारण यूरोप के जो लोग थे वो बहुत कम रह गई वर्किंग वाली। तो इस वजह से क्या हुआ है, जो उनकी फैमिली के जो सदस्य हुआ करते थे, घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय जो थी, जो इनकम ऑफ द फैमिली इनकम थी, वो घटने लगी। सिंपल सी बात, जब वर्किंग क्लास पीपल रहेगा नहीं तो घटना स्वाभाविक था। अब इस युद्ध की बात करें अगर, तो इस युद्ध इसके कारण जो पूरे वर्ल्ड के कुछ शक्तिशाली जो ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूटने लगे, और जब वे एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे, ठीक है, क्योंकि आर्थिक संबंध टूटने लगे युद्ध के कारण, तो इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका की जनता, अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी, ठीक है, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, अमेरिकी बैंक से और वहाँ के लोगों से, ठीक, क्योंकि ये सब फाइटिंग के कारण ये जितनी भी पावर थी एक दूसरे से अलग होने लगी। अब ब्रिटेन ने वहाँ से लोन लेने की बात सोच ली, है ना। तो इसने क्या किया कि अमेरिका के लोगों से, अमेरिका से इस युद्ध ने अमेरिका के कर्जदार की बजाय, पहले क्या हुआ करता था, पहले ब्रिटेन अमेरिका को कर्जा दिया करता था। अभी क्या हुआ, अमेरिका ने ब्रिटेन को कर्जादार देश बना दिया, क्योंकि ब्रिटेन को युद्ध में ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी हर एक चीज़ की, तो अमेरिका से वो लेता रहा। जब लेता रहा तो सिंपल सी बात है, वो कर्जदार हो जाएगा। तो कहने का जो कंक्लूजन की बात अगर करें, तो युद्ध के बाद जो दूसरे देशों में अमेरिका व उसके जो अदर नागरिकों की जो संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व नियंत्रण की जो संपदाओं से भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो इससे क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, है ना, कि वॉर के बाद एंड हुआ तो सिटीजन्स ओन द ओवरसीज असेस्ट ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ओन्ड बाय द यूएसए। तो जितने भी चाहे जहाँ के भी हों, मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज थी और इन सबको अब वो ब्रिटेन के बजाय अब खुद यूएस उसको वॉच करने लगा और देखने लगा। नाउ द वर्ल्ड वार के बाद पोस्ट वर्ल्ड वार रिकवरी की अगर हम बात करें, तो अब युद्ध में तो चला, युद्ध में अमेरिका का कर्जदार हो गया ब्रिटेन। अमेरिका ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो थी इंडस्ट्रीज थी उसको अपने उसमें ले लिया, नियंत्रण में कर लिया, बहुत सी उनकी ज़्यादातर संपत्ति को अपने स्वामित्व में ले लिया। भाई उधार तो कैसे नहीं, कुछ आपको चुकाना ही पड़ेगा, तो इंडस्ट्रीज ही चली गई। तो इस तरह से युद्ध के बाद की अगर मैं बात करूं, तो युद्ध के बाद की जो स्थिति थी, वहाँ की आर्थिक जो स्थिति हुआ करती थी वहाँ की, तो बहुत सी वहाँ पर डिफिकल्टीज। ब्रिटेन विच वॉज वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी पहले वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी हुआ करती थी वर्ल्ड वार से पहले, लेकिन अभी अगर बात करें हम पर्टिकुलर उस पर, तो सारी वहाँ की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी एंड दे प्री ऑक्युपाइड विद द वॉर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंडियन एंड जापान। ठीक है, अभी हुआ क्या, युद्ध के पहले तक तो सब सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन युद्ध से पहले की बात करें तो ये एक बेस्ट इकोनॉमी मानी जाती थी वर्ल्ड की। बट युद्ध के बाद जो ड्रास्टिक चेंज आने वाला था, जो संकट आने वाला था, इस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था। उसी समय भारत और जापान में युद्ध उद्योग विकसित होने लगे थे, और युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली जो वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि खुद यहाँ पर कॉलेजेस ओपन हो रहे थे। अगर इंडिया आप पीछे चलेंगे थोड़ा, तो जब हम लोग बात करें अगर इंडियन इंडिपेंडेंट वाले उसमें, तो आपने देखा कि 1914 की गांधी जी एंटर होते ही वहाँ पर चेंज आने लगे, चाहे वो चंपारण हो या खेड़ा मूवमेंट हो या आप दांडी मूवमेंट हो, है ना,
और वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा, गदर, मैनी ऑफ द मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए और लोग स्लेवरी जो है अबॉलिश कर दिया गया 1921 में, है ना, कि अब स्लेव नहीं होगा। तो इस टाइप की चेंजेस आने लगे, और इसको देखते हुए इन लोगों को वापस उसमें लाना बहुत मुश्किल की बात हो गई थी, कब्जे में लेना। तो इस तरह से ब्रिटेन ने अमेरिका से जो भी कर्जा लिया था उसको भरपाई करने के लिए युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्ज में दब चुका था। यहाँ पर ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, फिर से डिफिकल्टीज रिकैप्चर करने में डिफिकल्टीज प्रॉब्लम हो रही थी, एंड डोमिनियन इंडियन मार्केट्स एंड द कंप्लीट जापान इज द इंटरनेशनली हो चुका था। एंड एक्सपेंडिचर ब्रिटेन वुड बैरोड बाय द लिबरली फ्रॉम द यूएस से जो भी लिया था उसने, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी। दिस meant द एंड ऑफ द वॉर इन ब्रिटेन बर्डनड ह्यूज एक्सटर्नल डेबिट्स। विदेशी जितना भी कर्ज था उस पर ज्यादा हो चुका था। द वॉर हैड लीड टू द इकोनॉमिक बूम्स, दैट इज तब लार्ज इंक्रीज इन अ डिमांड। युद्ध के बाद आर्थिक जो उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि डिमांड, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ था। जब युद्ध के कारण जो भी उछाल या शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा था। उधर बेरोजगारी बढ़ने लगी क्योंकि अब वहां पर काम नहीं था। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी जितना भी खर्चा किया था, उस पर बारो किया था, या जितना भी उस पर एक्सपेंडिचर किया था उसकी कटौती शुरू कर दी, ताकि जो शीतकालीन अगर हम बात करें करों के सहारे ही भरपाई की जा सके। इन सारे इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही डबल टैक्स इंपोज कर दिया गया था, लाइक दैट इंडिया पे, है ना। नमक पर भी टैक्स लगा दिया गया, जहां से हो सका वहां से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली टैक्स को लिया जाने लगा था। और 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। 1921 तक की ये बात स्टार्ट हो गई थी, जिससे रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्ध के बाद का वातावरण बन गया था। तो ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो। तो अब एग्रीकल्चर इकोनॉमीज आर वर आल्सो इन द क्राइसिस। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी मोस्ट ऑफ द क्राइसिस की कंडीशन में हो चुकी थी, संकट में थी, क्योंकि उस पर भी क्या था, उसमें भी एक्सपेंडिचर या उसमें भी जो भी लागत लगती थी वो लगाना पड़ता था। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल वीट की, ठीक है, अगर हम वीट प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसमें युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार यानी वर्ल्ड मार्केट में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की जो पैदावार है अचानक बढ़ने लगी, ठीक। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं के अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गईं और ग्रामीण आय कम हो गई और किसान कर्ज संकट में फंस गए। क्योंकि उसी के साथ एक और चीज हुई थी, आप याद रखिए, क्योंकि उसी के साथ ड्रॉट जैसी कंडीशंस उत्पन्न हो गई थी, फैमाइन स्टार्ट हो गया था, है ना। तो ये कंडीशन स्टार्ट होते ही मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन था फार्मर्स का वो गिर गया। गिरते ही सारी जो प्रॉब्लम्स थी ओरिजिनेट होने लगी इंडियन मार्केट में या पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में। क्योंकि अगर एक जगह की जो मनी कैपिटल है, अगर कैपिटल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पूरे वर्ल्ड उसका फेस करता है। तो ये कंडीशंस बनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो समाप्त होने के बाद। नाउ अब क्या हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की डिमांड जो है बढ़ने लगी और होने की संभावना जताई जाने लगी। कैसे,
The rise of mass production and consumption. One important features of a USA economy, mass production. यूएस की जो इकोनॉमी थी वो हैवी प्रोडक्शन की उस पर बल देती थी, मास प्रोडक्शन के उस पर, क्योंकि सिर्फ मोस्ट ऑफ द ब्रिटेन पे ही बर्डन पड़ा था। अमेरिकन जो इकोनॉमी थी वो फिर भी बेहतर थी, कनाडा और उसमें प्रोडक्शन आप देख रहे थे हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, ठीक है। तो यह भी देखा जा चुका था कि अगर हम बात करें तो युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कितना फायदा हुआ था, क्योंकि इसने क्या किया था, अमेरिका की फायदा क्या हुआ था, तो इसने ब्रिटेन को मोस्ट ऑफ द कर्ज दे रखा था, तो वहीं से इसको फायदा उस चीज का मिल रहा था। और 1920 के दशक की अगर बात करें, हम डिकेड की बात करें 1920 के, तो इस समय अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी खासियत थी, उसकी बड़ी खासियत थी, वो मास प्रोडक्शन का चलन स्टार्ट कर दिया था। बड़ी बड़ी उसने कंपनियां खोलना स्टार्ट कर दिया था। बृहत उत्पादन के बढ़ने का जो सिलसिला था वो 19 सदी के आखिर में ही शुरू हो चुका था, बट 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। और कैसे, जैसे अगर हम बात करें, हेनरी फोर्ड बृहत उत्पाद के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो में एक जो बूचड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्क पर डिट्रॉयट के पहले कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी, है ना। ये एक मास प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। हेनरी फोर्ड की अगर बात करें, हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट किया था कंज्यूमर बूम्स इन 19th सेंचुरी क्रिएट अ बेसिक प्रॉस्पेरिटी, जो है यूएस की मिली हुई थी, यहाँ पर इमेज बाद में, जैसे इन्होंने अडॉप्ट किया था असेंबली लाइन ऑफ दिस न्यू कार इन न्यू प्लांट असेंबली लाइन। जैसे बूचड़ खाने की अगर बात करें, लाइन की बात की जाती थी और उसमें एक मास प्रोडक्शन होता था कि पर्टिकुलर जो जिसका एक्सपर्ट होगा उस एक्सपर्टीज के द्वारा उसका मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि उसमें जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने लगा, वो इजी हो गया, मार्केट में इजी हो गया। तो मेथड्स अलाउ द फास्टर एंड चीपर वे ऑफ द प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। इससे क्या तेजी से और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन स्टार्ट हो गया। असेंबली लाइन फोर्स द वर्कर्स टू रिपीट अ सिंगल टास्क कंटिन्यूसली। अब क्या हो रहा था इसमें प्रॉब्लम, असेंबली लाइन का मतलब था इसमें एक बंदा जो एक वर्क करेगा, सपोज दैट ये अगर कुछ टायर लगा रहे हैं या उसके पास जो भी बना रहे हैं, तो अब ये जब एक काम बार बार रिपीट करेंगे तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं ना कि इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं, ये तो काम वर्क हम आंख बंद करके कर देंगे। तो सेम बात वही है। तो अब क्या होने लगा कि वो काम जब आता था तुरंत वो स्पीड में करके आगे बढ़ा देते थे। नेक्स्ट बंदा सपोज दैट लाइट लगाना है तो वो खट से लाइट लगा देगा, उसको पता है कहाँ पे कितनी उस पर लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है ना। तो इस तरह से एक्सपर्टीज हो रहे थे, सच एज फिटिंग ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार। दिस वाज वे ऑफ द इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ द वर्क का जो आउटपुट था वो इससे बढ़ने लगा था। तो इस तरह से असेंबली लाइन की बात की गई, मास प्रोडक्शन में फायदा हुआ। हेनरी फोर्ड रिकवर किए द हाई वेज ऑफ द स्पीडिंग अप ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एंड द फोर्सिंग वर्कर्स टू द वर्क ऑफ एवर हार्डर। इससे क्या हुआ, इससे लोगों की उसमें निखार आया वर्क में, और वो एक स्पीडली वर्क करने लगे। वर्क जो प्रोडक्शन लाइन का था और वर्क फोर्स जो था वर्कर का वो बढ़ने लगा और ज़्यादा स्पीडली हो गया और उसमें काम होने लगा। सो मच दैट डिसाइडेड टू द डबल एंड डेली वेज। अब क्या हुआ, अभी तक सपोज दैट 8 आवर काम करते थे, अब इन्होंने क्या किया कि नहीं, अगर आप 4 आवर या डबल आप ड्यूटी करते हो, है ना, तो आपको उसका चार्ज अलग से दिया जाएगा। तो बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन एज हार्ड आर मेड, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें बदलने लगी और बनने लगी। तो ये इन्होंने इसमें शुरू कर दिया था, ठीक है।
तो इससे इनके जो द ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं अब हम करेंगे। जो वहां पर एक ग्रेट डिप्रेशन आया, पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है महामंदी। और महामंदी स्टार्ट हुई थी, मैंने क्या बताया था, जो ग्रेट डिप्रेशन है वो आफ्टर वॉर, जो आफ्टर वॉर स्टार्ट हुआ था, जो वही 1929 के मिड में आया हुआ था। तो इस तरह से हम उसको आज डिस्कस करेंगे। द ग्रेट डिप्रेशन, बात करें महामंदी की, तो ग्रेट डिप्रेशन बीइंग स्टार्टेड 1929, 1929 में ये स्टार्ट हुआ गया था। अगर हम बात करें इसे, जो ये लास्टेड हुआ था, इस लास्ट हुआ था 1930 में कि मिड तक ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड ये डिक्लाइन हुए थे ड्रास्टिकली, मतलब बहुत तेज उस पर इनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर रीजन और इकोनॉमिक वर वर्स्ट अफेक्टेड, इससे जो है अगर कोई भी महामंदी या कुछ भी आएगा तो एग्रीकल्चर रीजन पे उसका फर्क पड़ता है, और साथ में जब एग्रीकल्चर रीजन और इकोनॉमी पर भी फर्क तेजी से दिखाई देने लगा। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे, प्रोडक्शन के प्राइस थे, उसके जो मटेरियल था उसके प्राइस थे वो गिरने लगे, और इंडस्ट्रियल प्राइस ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स के भी प्राइस जो थे वो गिरने लगे थे। क्या हुआ इससे कि जो माइग्रेंट वर्कर एग्रीकल्चर वर्कर्स हुआ करते थे, होमलेस एंड हंग्री एंड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1936। अब इसमें हम बात करेंगे, तो पहले आया फिर समाप्त हो गया, बट इस महामंदी में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा इन लोगों को। ठीक है, लेकिन अब ये इसका जो रीजन हुआ, तो रीजन इस तरह से, और रीजन क्या क्या बात करें, इसके जो इफेक्ट था, इसका जो प्रभाव था वो पूरे उस पर देखने को मिल रहा था। जो माइग्रेटर थे तो वो आराम से, वो जो माइग्रेट करके वर्कर्स आ रहे थे जो स्लेब्स के उसमें, तो ये जो इमेज है यहाँ पर ये उसी फैमिली वर्कर्स की दिखा रहे हैं जो 1936 में, ठीक है, 29 और उसकी बात यहाँ पर 30 की होती है, उसके दशक में जो हमने यहाँ पर बात की टिल 30 जो सेंचुरी थी, डिकेड था 1930 का जो डिकेड्स हुआ करता था, तो 1930 का डिकेड जो स्टार्ट होगा 1931 32 ऐसे ये 40 तक जाएगा। ठीक है, और 40 के आगे जब स्टार्ट होगा तो वो 40s का डिकेड माना जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, और ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये आपको इमेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो जो फैमिली वर्कर्स हुआ करते थे वो होमलेस हो रहे थे और हंगर यानी भूख से इधर उधर घूम रहे थे। तो इसका ये जो क्राइसिस था वो स्टार्ट हो गया था यूएस में, बिगिन टू द विड्रॉ ऑफ द लोन्स विच ऑफ द अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब इसने क्या किया, जब लोन को, जो यहाँ पर जो ब्रिटेन से लोन और उसके जो लोन्स थे वो जब विड्रॉ होने लगे तो पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्ट होने लगा। जो ब्रिटेन की बात कर रहे थे हम लोग, सिवरल मेजर बैंक फेल्ड हो चुकी थी उस टाइम पे, करेंसीज कोलैप्स कर रही थी, जो इनकम्स थी आप देखने को मिल रहा है लाइन में लोग लगे हैं अपने निकाले। ब्रिटिश पाउंड जो है स्टॉलिंग्स की बात की जा रही है। द लैटिन अमेरिका एग्रीकल्चर, जो लैटिन अमेरिका था उसका एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे थे। हर एक चीज़ का इफेक्ट जो है, पूरी इकोनॉमी का ये इफेक्ट, चाहे एग्रीकल्चर हो या अदर रॉ मटेरियल हो, सब पे देखने को मिला था। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ऑफ द इकोनॉमी यूएस डबल्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़। उसने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया। अगर कुछ भी इम्पोर्ट होगा, कोई भी प्रोडक्शन होगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा उस पर डबल टैक्स लगेगा। ठीक है, विच गेव द सिविल बिलो टू द वर्ल्ड ट्रेड, और ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे फॉलो किया जाएगा। जो भी
आएगा या जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो ग्रेट डिप्रेशन था वहाँ का, तो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इससे 1929 से 32 के बीच तक अगर बात करें, करीब 1,10,000 कंपनी इसमें बंद हो चुकी थी। ठीक है, 1933 में 40,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। ये कंडीशन देखने को मिल रही थी पूरे उसमें। संख्या की बात करें, ये अप्रॉक्स थी। और ये जो इमेज देख रहे हो, ये वहाँ की इमेज है जो बेरोजगारी के लाभ के लिए, क्योंकि जो अनाउंस किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। ये अमेरिका की इमेज है। ठीक है, तो ये 1938 की इमेज है, जिसमें एक लाइब्रेरी ऑफ साइंस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीज़न के द्वारा ये रखी गई थी कि जब एक बेरोजगारी जनगणना से पता चला कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो बेरोजगारी, ये आप ये वाली इस वाली इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। ये इस इमेज में आप इसको इजीली देख पा रहे होंगे, है ना। तो इसमें क्या था, तो अमेरिका बहुत सारे जो राज्य प्रांत हुआ करते थे प्रशासनिक, बेरोजगार के छोटे छोटे जो भत्ते दिए जाने लगे। ये लंबी कतार मंदी के सालों में गरीब और बेरोजगारी का प्रतीक माना जा सकता है इनको। ठीक है, ये उस टाइम की थी। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो 1935 तक ज़्यादातर जो औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उभरने के लिए संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन इन चीज़ों को लागू किया जाना था। लेकिन सोशल, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल, और अगर बात करें तो जो यहाँ के पीपल्स थे उन पे इस चीज़ की छाप पड़ गई थी कि जल्दी मिटने वाली नहीं थी इस ग्रेट जो डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था उसकी। नाउ ये तो हमने वहाँ की बात की, पूरे वर्ल्ड की। अब क्या हुआ, इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। भाई इंडिया में भी कुछ चीज़ें हैपन हो रही थी, तो अब इंडिया की बात कर लेते हैं। क्योंकि 1928 में, अब याद कीजिए, कौन भारत आया था, क्योंकि इसी टाइम पे पूरी पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल रहा था। ब्रिटेन में भी क्या होने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नियरली हैवेल्ड बिटवीन 1928 एंड 1934 का इंडिया की बात की जा रही है। जैसा कि अगर हम बात करें कि जो कॉलोनियल इंडिया था, कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का जो आयात बन चुका था। उस टाइम तक भारी मात्रा में यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर जाते थे। महामंदी ने क्या किया, भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया था। 1928 से 1934 के बीच के आयात निर्यात घटकर लगभग आधा हो चुका था भारत का। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं, तो यहाँ की कीमतें नीचे आ गईं। भाई क्योंकि ये जो भी प्रोडक्शन करते थे वो यहीं से होता था। ठीक है, और ये भी बाहर विदेश से ही करते थे। अमेरिका या अदर ब्रिटेन के जो लोग थे वो अलग अलग से करते थे। तो जब सब कहीं इफेक्ट, तो भारत में भी इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। तो 1928-34 में जो वीट के प्राइस थे वो लगभग 50% गिर गए। इस तरह से आप यहाँ पर लोगों देख पा रहे हो कैसे दूसरे कामों में लग गए, कुटीर अदर कामों में। थ्रू एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट डिडंट रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। यही रीज़न था कि लोगों में, इंडिया में भी गुस्सा भर के बाहर आ चुका था कि जो गेहूं, मेन अगर प्रोडक्शन की बात करें, गेहूं माना जाता था 50% तक इसके प्राइस डाउन हो चुके थे, बट जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश, उसने अपने दाम कम नहीं किए थे। उसने जो भी कीमतें थी उनको एज इट इज रखने की बात की, वो कम नहीं कर रहा था।
है ना। तो इससे जो वहाँ के इवेंचुअली अफेक्ट द पीजेंट्स, इससे ज़्यादातर जो वर्कर किसान हुआ करते थे वो अफेक्ट होते थे। ये जो इमेज है, ये इमेज बंगाल रीजन की है, ये पटसन यानी सूत का उसको काट काट के वो सब किया जा रहा है ना। तो इस तरह से ग्रेट डिप्रेशन प्रूव्ड लेस जॉब्स एंड अर्बन इंडिया, मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ। इससे क्या हुआ कि जो शहरी निवास के मुकाबले किसान और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि शहर की इकोनॉमी बेस्ड थी, सैलरी बेस्ड थी, और रूरल इकोनॉमी बेस्ड थी, एग्रीकल्चर। तो जब कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने लगी लेकिन सरकार ने लगान वसूल में कोई छूट नहीं की, तो इससे बुरी सबसे ज़्यादा जो मार थी वो काश्तकारों पर पड़ी, जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। जिससे अगर हम उपज की बात करें तो बंगाल के जूट पटसन उत्पादों को ही देखिए आप। इसमें वे कच्चा पटसन उगाते थे, पटसन जो जूट होता था वो उगाते थे, और कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थीं। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों के दिन फिरने की उम्मीद में बेहतर आमदनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल उपज करवा लिया था, ठीक है, उनकी हालत की जो उनकी जो हालात थी, अब मोल न मिलने के कारण खराब होने लगी। जो उसका रिक्वायरमेंट के आधार पर उन्होंने सोचा मार्केट में डिमांड होगी, लेकिन डिमांड ऑलरेडी 60% तक घट चुकी थी। तो अब क्या हुआ, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ने लगी। वे दिनों दिन कर्ज में डूबने लगे, और इस विपत्ति को देखकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पूरे इंडिया में उसके खिलाफ प्रोडक्शन और सब कुछ चलने लगा था, जो आप जब इंडियन मूवमेंट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे देखने को मिलती है। इसी टाइम पे यूएस बैंक कट द डोमेस्टिक एंड लीडिंग ऑफ द कॉल्ड द बैंक लोन, है ना। एज रिजल्ट फार्मर फेल हो चुके थे उसी टाइम पे। हम बात करें अगर कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली थी। इस निर्यात में ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों में कोई लाभ नहीं हुआ था। जो इकोनॉमी थी वो सुधरी थी, और 1931 में मंदी अपने चरम स्थिति पे थी, और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन इंडिया में शुरू कर दिया था, क्योंकि ये कंडीशन पूरे देखने को मिल रही थी। तो इसके विरुद्ध यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे। उसी टाइम पे गांधी जी ने नमक साल्ट ब्रेक किया था डांडी में, है ना। तो इस चीज़ को, क्योंकि ब्रिटेन क्या कर रहा था, हर एक चीज़ पे टैक्स इम्पोज कर रहा था, जो इसेंशियल चीज़ें थी उन पे ज़्यादा, क्योंकि वो आप परचेज करोगे ही करोगे। तो इस वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा था एज अ रिजल्ट फॉर फार्मर हार्वेस्ट एंड हाउस होल्ड रूइंड, बिजनेस आर कोलैप्स हो चुके थे, जितने बिजनेस थे। ग्रेट डिप्रेशन अफेक्ट द सोसाइटी, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट किया कर रहे थे। इम्पैक्ट पड़ रहा था वाइड स्प्रेड। एंड 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो कॉलोनियल इंडिया वॉज एक्सपोर्टर एग्रीकल्चर गुड एंड इम्पोर्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरर। इंडिया वॉज टर्मिनेट गॉट अफेक्ट ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया क्या था उस टाइम पे 19th सेंचुरी तक, जो एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, मैन्युफैक्चर को इंपोर्ट करता था, लेकिन अब एकदम जो टर्मिनेट होते ही जो ट्रेड था, तो इसकी ग्रेट डिप्रेशन से पूरी इकोनॉमी अफेक्ट हुई थी इसकी, है ना। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि जो अगर हम कि
जो ये ग्रेट डिप्रेशन था भारत के लिए इतनी दुखदाई जो या मंदी थी, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज़्यादा दुखदाई थी, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें वहाँ पर कम था। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रही, क्योंकि उनकी आय निश्चित थी। उस मैंने क्या बताया था अभी, सैलरी बेस्ड थी। तो जैसे शहर में रहने वाले जमींदार, उन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, यह मध्यम वर्गीय वेतन भोगी कर्मचारी राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तेजी आई थी। अब क्या हुआ इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस जैसी कंडीशन देखने को इसके बाद मिली थी। तो रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर, वॉर के कारण हमने देखा कि कैसे वॉर के कारण सभी प्रॉब्लम हुई, वॉर के बाद क्या हुआ, और इसके बाद हमने देखा कि इंडिया में वॉर के इंडिया पर कैसे इफेक्ट पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का। अब अगर हम बात करें तो विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण की बात करते हैं, कैसे हुआ, युद्ध के बाद। युद्ध खत्म हुआ, पहला विश्व युद्ध, 2 दशक के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच हुआ था, जैसे पहला फिर सेकेंड भी लड़ा गया था। एक गुट में जिसमें एलिज पार्टी हुआ करती थी, जैसे नाजी जर्मनी, जापान और इटली, क्योंकि इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी की ही देन माना जाता था, जर्मनी पर ही सारा ब्लेम दिया गया था। तो इस तरह से अगर वर्ल्ड वार को समझना है तो वर्ल्ड वार समझने के लिए हिटलर का पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं, फ्री होंगे तो उसको हम करा देंगे। तो जर्मनी, नाजी जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट किया था पोलैंड पे अटैक करने के बाद, ठीक। तो इससे आपको 1939 से स्टार्ट हुआ था, याद रखना, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939, है ना। ये कहां से, जर्मनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या किया था, अटैक किया था किस पे, पोलैंड पे अटैक करने के साथ स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो इसके इस उसमें दूसरी तरफ अगर बात करें तो सेंट्रल पावर, या अगर मित्र राष्ट्र की बात की जा रही थी, उधर सेंट्रल थी, उधर मित्र राष्ट्र थे, एलिज पावर हुआ करती थी, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 ईयर तक ये युद्ध चला था, जिसमें लैंड, एयर एंड वाटर सभी जगह लाखों जो है लोगों की जान, हर जगह पे युद्ध हुए थे। ये इससे जो युद्ध में मौत और तबाही की जो कोई हद बाकी नहीं, इसमें तो बॉम्ब तक, न्यूक्लियर बॉम्ब तक यूज किए गए थे। इस जंग के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था, ठीक है, और करोड़ों लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में देखने को मिला था। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार का, ठीक है। तो वर्ल्ड वार एक्सेस पावर, इसमें जापान, इटली और जर्मनी। एलीट पावर की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। ये 6 साल तक लड़ा गया था। 60 मिलियन यानी 6 करोड़ लोग लगभग, ठीक है, मारे गए थे और मिलियंस ऑफ द इंजर्ड हुए थे। और इन ऑर्डर द प्रिजर्व द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वॉर एंड द पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड, है ना। तो इसके इफेक्ट देखने को मिले थे। अब इसके बाद कुछ मोस्ट ऑफ द जो वॉर के बाद चीजें सामने आएंगी और देश में चीजों का निर्माण होगा, ठीक।
तो इस तरह से जो सब बर्बाद हुई थे बमबारी से और उससे, तो उसकी एक इमेज हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे लोग वहाँ पर प्रॉब्लम्स में आए थे। ये एक आपके सामने एक इमेज है, ये सोवियत रूस की इमेज है, जो वहाँ के स्टालिनग्राद की एक इमेज है। मैं आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ, या देखिए ये स्टालिनग्राद, ये कैसे बम और उससे अफेक्ट हुई थी, है ना। और साथ में कैसे न्यूक्लियर या बॉम्ब्स का अटैक किया जा रहा था, इस युद्ध में यूज किया जा रहा था। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिर्फ थोड़ा बहुत टैंक और इंडस्ट्रियल वार यूज किया गया था, इसमें फाइटर, एयर और न्यूक्लियर पावर तक यूज की गई थी। आप देखिए, है ना, ये रूस की आपको देखने को मिल रही है ना। तो ये सब प्रॉब्लम जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या थी, चल रही थी। तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी वहां पर, है ना। नाउ अब पोस्ट वॉर कुछ सेटल्ड की गई थी कुछ इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें हम ब्रेड वुड की बात करते हैं। और इस युद्ध के बाद कौन कौन से बंदोबस्त किए गए, जिससे कि क्या था कि इकोनॉमी ना गिरे, इकोनॉमी को प्रिजर्व करना था। इन सब चीज़ों को करने के लिए वहाँ पर कुछ कमेटियाँ बनाई गई, कुछ ग्रुप्स बनाए गए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। आज तक का थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।